आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को 1D मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे जो टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन है। तो लेट मी राइट दिस फॉर यू। टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। तो इसमें बेसिकली आती हैं, दीज आर लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये टर्म्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। मोटे तौर पर इनको कई बुक्स में और कई जगहों पर लिखा गया है मोशनल पैरामीटर्स या मोशनल डेटा। तो खैर ये आप समझ गए हैं कि मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले अब हम ये समझना चाहेंगे कि मोशन कहते किसे हैं। तो वो जानने के लिए आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। ये फर्स्ट केस है एग्जाम्पल का। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज आई एम टेकिंग। ये ऑब्जेक्ट ए है जो इस डायरेक्शन में, सपोज आई एम टेकिंग 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से ये राइट डायरेक्शन में चलती है। एक पर्सन है, उसको नाम हमने बी दिया, जो ग्राउंड पर है, दैट इज़ पी। ये इसको वॉच करता है। तो बहुत आसान सी बात है कि ये पर्सन इसको इधर जाते हुए देखेगा। एक सेकंड में ये 20 मीटर, ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ से अपनी पोजीशन से कहीं 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पहुँच जाएगी एक सेकंड में। इट मीन्स बी वॉच करेगा कि एक सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर की डिस्टेंस कवर अप करती है। अब इसी तरह की एक दूसरी सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं। लेट ये हमारे पास में ए ऑब्जेक्ट है जो कि दोबारा फिर हम कहते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। और ये यहाँ पर बी एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जो कि इस केस में हम देख रहे हैं कि मूव कर रही है, दैट्स आई एम टेकिंग ए एंड दैट इज़ बी। ये सपोज 15 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या होगा, एक सेकंड के बाद सिचुएशन ये आएगी, ये इस जगह पर हम इनको ठीक इस जगह से ऑब्जर्वेशन हमने लेना शुरू किया। बी ऑब्जर्व करती है ए को। तो बी क्या देखेगा कि एक सेकंड में ये 20 मीटर कहीं यहाँ पहुँच गई और एक सेकंड में ये कहीं 15 मीटर यानी इससे थोड़ा सा पीछे रह गई। यानी इनके बीच का जो अलोंग टू दिस लाइन गैप आया है वो 5 मीटर आया है। यानी क्या वॉच करेगा, बी वॉच करेगा कि ए की जो वेलोसिटी है, बी ऑब्जर्वर है, ए की वेलोसिटी को वॉच करता है 5 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में। तो अब एक टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं पहले यहाँ पर। अगर मैं ये लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी हमारा ऑब्जर्वर है, ए की वेलोसिटी को वॉच कर रहा है, तो इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए। जो शुरू में लिखा है वो ए लिया जाता है, विद रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ये है। तो वेलोसिटी ए की बी के रेस्पेक्ट में, इस केस में वेलोसिटी ए की बी के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड आई है, और इस केस में वेलोसिटी ए की विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी ए ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर है, ए को वॉच करता है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड आपको दिखती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी फॉर दैट, ये सेम कलर है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम तीसरा केस कंसीडर करते हैं। तीसरे केस में क्या है हमारे पास में, सपोज ए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जो पहले हमने केस लिया, ए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड से कंसीडर किया, दैट इज ए। लेकिन बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन बी। सपोज ये 15 हमने लिया था, तो यहाँ पर भी 15 ले लेते हैं, 15 मीटर पर सेकंड से। तो एक सेकंड में क्या होगा, बी क्या ऑब्जर्व करेगा, बी ये देखेगा कि ये कहीं यहाँ पहुँच चुका और ख़ुद भी कहीं यहाँ पहुँच चुका इस जगह पर। इसने एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर अप की है और बी ने एक सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर अप की है।
इन 1 सेकंड। इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो गैप क्रिएट हो गया वो 35 मीटर इन 1 सेकंड। यानी हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, अगेन सेम डेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी दैट विल बी इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड। अब एक और केस कंसीडर करते हैं। तीसरे केस में हमारे पास सिचुएशन ये है कि दोनों के दोनों ए और बी सपोज किसी ट्रेन के अंदर है। दिस इज द ट्रेन हियर। इस ट्रेन के अंदर ए है यहाँ पर, दिस इज, बी है यहाँ पर, दिस इज, और ये ट्रेन दोबारा फिर हम कहते हैं 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। तो इस केस में ए और बी के बीच के गैप में किसी तरह का चेंज नहीं आता। सपोज ये दोनों एक ही सीट पर बैठे हैं तो कोई गैप भी नहीं है। तो आप क्या, ए क्या वॉच, बी क्या वॉच करेगा? उस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, यानी बी ऑब्जर्वर है, यहाँ हम पाएंगे कि वो जीरो होती है, यानी क्योंकि इनके बीच का किसी तरह का कोई गैप चेंज नहीं होता। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें एक बात ये पता चल जाती है, पूरी तरह समझ आ जाती है कि ए की वेलोसिटी जो हर केस में हमने 20 मीटर पर सेकंड ली है, बी की वेलोसिटी पर डिपेंड है। यानी बी जब ए को वॉच करता है, ए को ऑब्जर्वेशन लेता है, ए के मोशन को ऑब्जर्व करता है, तो उस केस में बी की वेलोसिटी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आती है। यहाँ एब्सलूट आती है यानी 20 मीटर पर सेकंड आती है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड आती है, यहाँ पर 35 मीटर पर सेकंड आती है, और यहाँ पर 0 आती है। इसके साफ मीनिंग निकल कर ये आ रहे हैं कि ए का मोशन कोई एब्सलूट टर्म्स को, एब्सलूट मोशन डिफाइन नहीं हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि मोशन इज नॉट एन एब्सलूट टर्म, मोशन इज नॉट एन absolute term। स्टूडेंट, ये सब एनालाइज करने के बाद हम एक लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो लेवल है फ्रेम, अंडरस्टैंड करना फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये एक रीजन है जिसके रेस्पेक्ट में या जहां से सारे ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है एक ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करने के लिए, यानी समझने के लिए। तो पीछे का अगर एग्जाम्पल पर हम ध्यान दें, वहां पर बी है जो पूरे मोशन को एनालाइज कर रहा है। बी के रेस्पेक्ट में ही सारे डेटा को कंसीडर किया जा रहा है। यानी मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर का ही साइंटिफिक नेम है। दैट आई एम राइटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज ओनली ऑब्जर्वर। ठीक है। तो अब यहां पर एक प्रॉब्लम हमने महसूस की कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करते हैं, तो उस केस में हमें बार बार, अब अगर आप पीछे ध्यान दें, हमें डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ा। जैसे यहां पर 1 सेकंड में चली गई दूरी, यहां पर दोनों ने 1 सेकंड में चली दूरी, सभी केसेस में हमने यही एनालाइज किया। तो ये एक मुश्किल काम हो गया हमारे सामने। तो क्यों ना इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये कंसीडर कर लिया। एनीवे एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे मैंने लिखा ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर कोई मशीन हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है, जिसके रेस्पेक्ट में सारे डेटा को लिया जाए। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेड कलर के एक्स वाई एक्सिस से मैंने डिनोट किया। और सपोज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v2 से, या वी बी हमने जहां पे लिया हुआ है, तो मैं v2 लिख रहा हूं, ये वी बी के ही बराबर है जो हमने लिया है वी बी। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये ऑब्जेक्ट चल रही है किसी वेलोसिटी, दैट इज आई हैव टेकन ए लिया था हमने, तो ये चल रही है v1 स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है। अभी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब साइन की जरूरत पड़ेगी तो वी विल यूज दैट, हम उसको साइन के साथ वैल्यू डालेंगे। देखिए ये v1 हमें एक्चुअली लेना है, दैट इज द v1। देखिए अभी क्या करते हैं, मैथमेटिकल एनालाइज करने के लिए आप ये देखिए कि क्यों ना इस vb की वेलोसिटी जो हमारी है v2, उसको क्यों ना हम 0 कंसीडर कर लें। 0 कंसीडर कैसे कर सकते हैं हम, कि हम इसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी इसके ऊपर अप्लाई कर दें। यानी v2 हमने यहां अप्लाई कर दी। जब आप यहां पर v2 अप्लाई करते हो तो यही वेलोसिटी आप
जो है यहाँ पर अप्लाई करोगे, इसके ऊपर भी मैथमेटिकल बैलेंस रखने के लिए, तो v2 यहाँ पर भी अप्लाई हुई। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया निकल के कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दैट a विद रेस्पेक्ट टू b, इसको हम लिखेंगे दैट विल बी v1 माइनस v2। तो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट वी विल राइट डाउन v12। ठीक है। एनीवे जो हमने पीछे एनालाइज किया है उसमें लिखा हुआ है ये वी ए बी दैट विल बी इक्वल टू, हमने इसको हर बार अगर आप ध्यान दें वो आ रहा है वी ए माइनस वी बी। चलिए ऊपर जाकर देखते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देख सकते हैं वैलिड होता है नहीं होता है। देखिए अगर पहला केस आप करें वी बी 0 है तो 20 मीटर पर सेकंड आई है, यू जस्ट सी दैट ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ रही है, दैट आई एम राइटिंग वी ए बी हियर अगेन, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड से ही ये ऑब्जर्व करेगा। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आ रही है 20 माइनस, ये 5 मीटर पर सेकंड आ रही थी, तो अगर आप वी ए माइनस वी बी यहां पर डालकर देखते हैं दैट विल बी वी ए माइनस वी बी, हम ये निकाल रहे हैं वी ए बी की वैल्यू। तो आप देखिए कितना आ रहा है 20 माइनस 5, 20 माइनस 15, सॉरी फॉर दैट, 20 माइनस 15, तो ये फिर से 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। अगर हम यहां पर देखें यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, तो वी ए बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, दैट विल बी 20 माइनस माइनस 15, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फाइनली यू से दैट इज अगेन 15 मीटर पर सेकंड। और यहां पर दोनों के दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या बनेगी, दैट विल बी 20 माइनस 20, दैट विल फाइनल आंसर बिकम 0। तो यहां से हमें पता चला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, यानी इसको मैथमेटिकली ये किया जा सकता है कि अगर आप किसी के रेस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, यानी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 है जो कि हमने यहां पे लिया, तो उसको हमें रेस्ट पर समझना होगा। जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट पर हो, लेकिन हम उसको रेस्ट पे बनाने के लिए उसी की वेलोसिटी को उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं। उसके रेस्पेक्ट में अब जिस भी ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, वो वी ए माइनस वी बी, यानी हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं। अब यहां पर हमने जो लिखा है वो किया, हमने कंसीडर किया इसको एट रेस्ट, कंसीडर एट रेस्ट। आप मेरी हैंड राइटिंग पर मत जाना, ये बहुत स्मूथ है जिस पर मैं लिख रहा हूं, तो इसलिए ऐसी हैंड राइटिंग आ रही है। तो इसको कंसीडर करना है रेस्ट पर, किसको, ऑब्जर्वर को। तो हमेशा हम जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कुछ करेंगे तो हमें उसे 0 पर लाना पड़ेगा और अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली वी गॉट दिस फॉर्मूला, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू अदर, तो जिसकी निकालनी है उसमें से माइनस करनी है दूसरी की जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे दोबारा हम इस चीज को समझ लेंगे कि वेक्टर की फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर यहां पर वेक्टर लगा रहा हूं अभी के लिए। स्ट्रेट लाइन मोशन में इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां बात एंड नहीं होती, अभी ये भी पॉसिबल है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस फ्रेम में लिख भी देते हैं इसे आर एफ आर, जो है हमारा ये रेड कलर से आर एफ आर है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉसिबल है ऐसा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन हो। तो इसको हम लिख देते हैं कि इफ वी दैट इज 2 हमने लिया, दैट इज अ कांस्टेंट, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब कांस्टेंट कहने के दो मतलब हैं, या तो ये नॉन जीरो हो, नॉन जीरो वैल्यू हो इसकी, कांस्टेंट हो, या फिर ये रेस्ट पर हो। दो बातें पॉसिबल हैं, यानी जीरो हो या तो नॉन जीरो हो, दो केस पॉसिबल है इसका। तो यहां पे नॉन जीरो के लिए मैंने लिखा, तो मुझे इसको और अच्छे से लिखना पड़ेगा, एक दूसरी लाइन में इसको लिख लेते हैं, दैट विल बी हियर। तो दैट इज ये, या तो ये नॉन जीरो हो v2, या फिर हम ये कह सकते हैं कि v2 जो हो वो जीरो के बराबर हो। ये दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो कहा जाता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है, इनर्शियल रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। इस केस में खासियत यह है कि न्यूटन्स लॉ जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल है। शॉर्टकट में न्यूटन्स लॉ को हम ऐसे लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल
एबल डायरेक्टली। और दूसरा केस हमारा ये कंसीडर होता है कि अगर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन हो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तो लेट राइट दैट v इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। इसके मीनिंग क्या आता है निकल के, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो साफ तौर पर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन अवेलेबल होगा, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी नॉन ज़ीरो, यानी एक्सेलरेशन है। और ये केस है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। लेट मी राइट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको भी हम आगे न्यूटन्स लॉज में मींस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ, जब नॉन इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम इसका नाम है, वी विल राइट डाउन दैट इज द नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। तो इस केस में नॉन इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज आर नॉट applicable directly। एनीवे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई डाउट होता है, तो वो डेफिनेटली कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। हैव ए नाइस डे।